एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। सो गाइस, जो बच्चे इस साल डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर फ्यूचर में डीएलएड करना चाहते हैं, आज की वीडियो बेसिकली उन सभी के लिए होने वाली है। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि दिल्ली में इस बार जो डीएलएड है वो एंट्रेंस बेस हुआ है, जिसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी आने वाला है। हम सबको वेट है कि कब दिल्ली डाइट की रैंक लिस्ट आएगी, जो कि आपके कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्ज़ाम का रिजल्ट ही होने वाला है। एक तरह से उसी के बेसिस पे आपको रैंक दी जाएगी। तो बहुत ही जल्दी एससीईआरटी जो है आपको रैंक लिस्ट प्रोवाइड करा देगा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रैंक लिस्ट के बाद का क्या प्रोसेस रहेगा एडमिशन का। क्योंकि रैंक लिस्ट तो आनी ही है, आज नहीं तो कल, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बट आपको खुद को प्रिपेयर करना है कि रैंक लिस्ट के बाद आपको क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए। जैसे ही आपकी रैंक लिस्ट आ जाएगी, उसके बाद आपको एससीईआरटी की तरफ से 3 दिन मिलेंगे एडिटिंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने फॉर्म फिल करते टाइम कुछ मेजर मिस्टेक्स कर दी होंगी अपने डाटा में, जैसे कि अपने नेम में मिस्टेक, कोई डिटेल में मिस्टेक, 12th की परसेंटेज में मिस्टेक या प्रेफरेंस में मिस्टेक, किसी ना किसी तरीके की छोटी मोटी मिस्टेक कर दी होगी। तो एससीईआरटी आपको एक चांस देती है, एक मौका देती है, ताकि आप अपनी उस मिस्टेक को ठीक कर सके और उसको एडिट कर सके। क्योंकि एडिटिंग का टाइम अगर एक बार चला जाता है तो फिर बाद में आपको वो एडिटिंग कराना पड़ेगा और फिर उसके लिए आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि कैसे क्या प्रॉब्लम आपके सामने होती है, क्योंकि मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे साथ हुआ है। तो मैं आपके साथ वही आज की इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। एडिटिंग के बाद आपकी फर्स्ट कट ऑफ आएगी। फर्स्ट कट ऑफ में क्या होगा? फर्स्ट कट ऑफ में आपका या तो रोल नंबर, जो आपका एप्लीकेशन नंबर है फॉर्म का, 20 कुछ करके होगा, 14 या 15 डिजिट्स का आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, या तो एप्लीकेशन नंबर आपका उसमें दिया होगा, क्योंकि लास्ट ईयर एप्लीकेशन नंबर दिया होता। उससे लास्ट ईयर जो हम लोगों का एडमिशन हुआ था, तब बाय नेम कट ऑफ में बच्चों को अलॉट किया गया था। तो या तो आपका नेम होगा या फिर आपका एप्लीकेशन नंबर होगा। उसके बाद आपको कौन से नंबर की कॉलेज मिली है, मतलब कि आपने जो प्रेफरेंसेस फिल किए हैं उसमें कौन से नंबर की कॉलेज आपको अलॉट हुई है, वो प्रेफरेंस नंबर। उसके बाद उसका पूरा डिटेल एड्रेस उसमें दिया गया होगा। जैसे कि जब आपने फॉर्म फिल किया था तो तब भी आपने देखा होगा कि वहाँ पे सभी इंस्टीट्यूट के नाम विथ प्रॉपर एड्रेस वहाँ पे मेंशन किया था। सेम वैसे ही वो कट ऑफ में भी आपके एप्लीकेशन नंबर और बाय नेम वहाँ पे गिवन होगा। अब आप लोग सोचेंगे कि सपोज जैसे मेरा नाम मनीषा है, तो मनीषा तो बहुत सारी हो सकती हैं, फिर हम उन्हें कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे? तो जब नेम के साथ आता है तो वो आपका फादर्स नेम प्लस डेट ऑफ बर्थ भी वहाँ पे मेंशन करते हैं। उसके अलावा आपका एप्लीकेशन नंबर भी कट ऑफ में मेंशन किया जाता है, ताकि किसी भी तरीके की कन्फ्यूज़न ना हो और मिसअंडरस्टैंडिंग के कोई चांसेस ना रहे। ये तो बात हो गई कट ऑफ की। कट ऑफ के बाद क्या? फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरा कट ऑफ में नंबर आ जाता है, तो आपको कुछ टाइम दिया जाता है कि इस दिन से लेके इस दिन तक आपको उसी अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जिसमें आपका नंबर आया है, आपको वहाँ जाना है। प्रॉपर अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, प्लस फोटोकॉपी के सेट्स लेने हैं और वहाँ पे पहुँच जाना है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देती हूँ कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे चाहिए होंगे डीएलएड में एडमिशन के लिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स पे डिटेल्ड वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की है। प्लेलिस्ट है एक डीएलएड एडमिशन 2021 करके, उसके अंदर एडमिशन से रिलेटेड सारी A to Z सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। आप उन्हें जाके चेक कर सकते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कौन सा मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या होता है, माइग्रेशन सर्टिफिकेट क्या होता है। मैंने प्रॉपर आपको दिखाया है कि ये आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, ये माइग्रेशन है, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। क्योंकि कई बार हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है, तो हमें कन्फ्यूज़न को मौका नहीं देना है। हमारी तरफ से किसी भी तरीके की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, जिससे हमारा एडमिशन क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। क्योंकि हम सभी को एडमिशन लेना है, तो हमें अपनी तरफ से किसी भी तरीके की कोई भी छोटी से छोटी मिस्टेक नहीं करनी।
उसके बाद सीट फ्रीज एंड फ्लोट क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है क्योंकि मुझे भी नहीं समझ में आया था। मैंने 3 बार डीएलएड का फॉर्म फिल किया है, 3 बार वेरिफिकेशन करवाई है, तब तक मुझे नहीं पता था कि सीट फ्रीज एंड फ्लोट क्या होती है। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए क्योंकि इससे भी आपके एडमिशन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। ये एक अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सीट फ्रीज एंड फ्लोट क्या होती है उसके ऊपर भी वीडियो अवेलेबल है। उसके बाद कहने का मतलब ये है कि एवरीथिंग अबाउट डीएलएड एडमिशन प्रोसेस मैंने ऑलरेडी आपके साथ चैनल पे शेयर कर दिया है, तो बार बार वही सेम चीज़ें क्यों रिपीट करना। दैट्स वाई मैंने नई वीडियो नहीं शूट की है, तो आप उन्हें जाके देख सकते हैं अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो। ओके, हम कंटिन्यू करते हैं हमारे वेरिफिकेशन डे के बाद। आपका कट ऑफ में नेम आ गया, उसके बाद आप अलॉटेड इंस्टीट्यूट पे पहुंच गए अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट फोटोकॉपी सेट के साथ, ऑल सेट टू गो एंड वेरीफाई। ठीक है, अब आपको बाहर वेट करना होता है। लाइक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है कि आपको वेट करना होता है बाहर और फिर आपको टोकन दिया जाता है कि पहले फर्स्ट नंबर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ करके और फिर 1 बाय 1 आपको भेजा जाता है, वरना बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी कि हम पहले जाएं। इस तरीके से कुछ सेलेक्टेड बच्चों को भेजा जाता है कि जैसे कि एक बार में 10 बच्चे चले गए, 7 बच्चे चले गए, ऐसे एक ग्रुप जाता है पूरा अंदर। और जैसे ही आप अंदर जाते हैं तो आपसे बोला जाता है, एक शीट लगी होती है रूम के बाहर कि अपने डॉक्यूमेंट्स को इन सीक्वेंस में अरेंज कर लो। उसके बाद एक सर आपके डॉक्यूमेंट्स देखते हैं कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो वो आपको बता देते हैं कि ये आपके पास नहीं है। ओके, देन आपके डॉक्यूमेंट्स वो सर चेक कर लेते हैं। उसके बाद आप मेन रूम में जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारे टीचर्स होते हैं चारों तरफ और एक उनकी हेड होती है। ठीक है, तो जो भी टीचर फ्री हो चुकी होती है, मतलब कि एक बच्चे का वेरिफिकेशन करके ख़त्म कर चुकी होती हैं, तो फिर वो नए कैंडिडेट को बुलाती हैं। ओके, तो आप उन मैम के पास जाते हैं विद अ बिग स्माइल। उसके बाद वो आपसे बोलती हैं कि अपना 10th का मार्कशीट दिखाइए, 12th का मार्कशीट दिखाइए और फिर वो आपकी परसेंटेज वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं कि आपने जो फॉर्म में मेंशन की है और आपके जो डॉक्यूमेंट्स में आपकी परसेंटेज है वो मैच होती है या नहीं, वो कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद वो आपका कास्ट सर्टिफिकेट देखते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट भी इशू क्रिएट कर देता है कई बार। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे जो कास्ट है, सरनेम है, उसकी स्पेलिंग हमारे डॉक्यूमेंट्स में अलग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरा सरनेम मीना है, MEENA, तो हम लोग पहले मीना लिखा करते थे, अब उसको MINA कर दिया गया है, बट हम लोग कंटिन्यू वही MEENA लिखते आ रहे हैं। इसको हिंदी में पहले अणा लिखते थे, मीणा लिखते थे और अब उसे मीना लिखते हैं। तो इस वजह से भी इशू क्रिएट हो गया था मेरे एडमिशन टाइम पे कि आपके कास्ट सर्टिफिकेट में तो ये है और आपके डॉक्यूमेंट्स में ये है। देन मैंने उन्हें एक्सप्लेन किया कि मैम ऐसे ऐसे बात है। बट ये भी डिपेंड करता है कि सामने वाला टीचर कैसा है। अगर उसका दिमाग पहले से ही ख़राब है, वो आपकी बात समझना ही नहीं चाहता, तो फिर आप कितना ही समझा लो, वो फिर ऐसे है कि भैंस के आगे बीन बजाना। तो टीचर की तरफ से भी होना चाहिए कि वो अंडरस्टैंड करे क्या बात है, वो समझे। देन टीचर ने मेरी प्रॉब्लम समझी, मेरे को सुना और फिर उसके बाद कहा ओके इट्स ओके, फिर उन्होंने मेरा एडमिशन लिया। तो बी अवेयर इसके लिए भी आप। ओके, देन आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है तो आपको एक वेरिफिकेशन स्लिप दी जाती है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो बच्चे वेरिफिकेशन करवाए, चाहे आप फर्स्ट राउंड में कराएं, सेकंड में कराएं, थर्ड में कराएं, आप कहीं भी वेरिफिकेशन अगर करवा रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की, तो मेक श्योर कि आपको वेरिफिकेशन स्लिप लेके आनी ही आनी है। क्योंकि अगर आप सीट फ्रीज करते हैं वहीं पे उसी इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन लेते हैं, पक्का करते हैं, तो वेल एंड गुड। अगर आप उस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ना लेके नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट राउंड में आपको कोई दूसरा इंस्टीट्यूट मिलेगा। दूसरा इंस्टीट्यूट मतलब कि दूसरे टीचर्स। तो जब आप दूसरे इंस्टीट्यूट में अगेन वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो फिर वो वहाँ पे आपसे क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि जैसे ही कंप्यूटर में वो लोग अपडेट करेंगे आपका वहाँ पे शो कर जाएगा कि इस बच्चे ने ऑलरेडी वेरिफिकेशन करवाई हुई है, तो वो प्रूफ मांगेंगे आपसे। आई स्टिल रिमेंबर मेरे साथ क्या हुआ था। मेरा फर्स्ट जो कट ऑफ था उसमें मेरा नंबर आया था घूमन हेरा डाइट में।
वहाँ पे मैंने वेरिफिकेशन करवा के नेक्स्ट राउंड के लिए अप्लाई किया और नेक्स्ट राउंड में मेरा नंबर आ गया डाइट मोती बाग में। तो मैं डाइट मोती बाग गई, वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि घुमन हेरा डाइट ने मुझे वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेटर नहीं दिया था, जिस वजह से मुझे इशू हुआ। फिर अंडरस्टैंडिंग थी टीचर्स की, तो उन्होंने फिर कॉल करके कंफर्म किया, क्योंकि मेरे जैसे बहुत बच्चे थे जो घुमन हेरा डाइट से आए थे वेरिफिकेशन के लिए, तो उनके पास भी नहीं था क्योंकि उस डाइट ने किसी को भी वेरिफिकेशन लेटर नहीं दिया था। तो फिर मोती बाग डाइट ने घुमन हेरा डाइट में कॉल करके कंफर्म किया बाय नेम, देन उन्होंने फिर आगे का प्रोसेस किया। और क्योंकि हमारे पास वेरिफिकेशन लेटर पहले से नहीं था, तो मोती बाग डाइट भी हमें वेरिफिकेशन लेटर नहीं दे पाया। तो फिर उन्होंने हैंड रिटन वेरिफिकेशन लेटर हमें बना के साइन करके दिया। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम ध्यान नहीं देते हैं, ध्यान देने वाली बात भी है। और सेकंड थिंग ये भी है कि हम टीचर्स के आगे क्या ही बोले, क्योंकि हम तो बच्चे हैं, हमारी तो वो सुनते नहीं हैं। मुझे पता था कि वेरिफिकेशन लेटर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और मैंने ये चीज़ घुमन हेरा डाइट में बोली भी थी, बट उन्होंने वही कि बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम यहीं पे तो हैं, हम किस लिए हैं, अगर प्रॉब्लम हुई तो वगैरह वगैरह। तो उन्होंने बोल के मुझे सेटिस्फाई करा दिया और फिर मैं घर आ गई और फिर नेक्स्ट डे मुझे प्रॉब्लम हुई। तो इस वजह से आप पहले से ही अवेयर रहें, आपको पीछे पड़ के कैसे भी उनसे वेरिफिकेशन लेटर लेना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, उसके बाद जब आपका वेरिफिकेशन हो जाता है तो फिर आपको घर पे आके अपनी सीट फ्रीज या फ्लोट करनी होती है। और जैसे कि मैंने कहा कि सीट फ्रीज एंड फ्लोट क्या होती है, बिना समझे ऐसे ही कुछ भी कर देने से पहले समझना कि सीट फ्रीज एंड फ्लोट क्या होती है, क्यों इम्पॉर्टेंट है, उसके बाद ही करना। देन अगर आपको आपका मनपसंद इंस्टीट्यूट मिल जाता है तो आपका एडमिशन वहाँ पे कंफर्म हो जाता है। और अगर आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं तो अगेन सेम प्रोसेस होता है, नेक्स्ट कट ऑफ आती है, अगेन वेरिफिकेशन एंड अगेन यही सब सेम ड्रामा। अगेन वेरिफिकेशन के लिए भी आपको अगेन 2 फोटोकॉपी के सेट चाहिए होंगे। लाइक मैंने 2 बार वेरिफिकेशन करवाई थी, एक बार डाइट घुमन हेरा में तो वहाँ पे मुझे 2 फोटोकॉपी सेट लगे, फिर डाइट मोती बाग में तो मुझे वहाँ पे भी 2 फोटोकॉपी सेट अलग से लगे। तो इसलिए अपने पहले ही बहुत सारी फोटोकॉपी करवा के रख लीजिए ताकि आपको एट द टाइम कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी चीज़ ये भी है कि ना इंस्टीट्यूट के बाहर भी कैफ़े वगैरह होते हैं आसपास फोटोकॉपी प्रिंट आउट्स के लिए, बट वो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं और वहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ होता है तो आपका टाइम वेस्ट होता है उससे। तो इसीलिए टाइम वेस्ट होगा तो फिर वेरिफिकेशन में भी टाइम लगेगा, तो इसलिए अपना पहले से ही प्रिपेयर कर लीजिए ताकि वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब आप वेरिफिकेशन के लिए जाएं तो ऐसा नहीं कि आप 10 बजे जा रहे हो, 11 बजे जा रहे हो कि यार 4 बजे तक वेरिफिकेशन होती है, आराम से चले जाएंगे हम, तो हमें क्या जल्दी है। नहीं, आपको वहाँ पे 9 साढ़े 9 मैक्स पहुँच जाना है, क्योंकि डाइट आई थिंक 9 बजे स्टार्ट हो जाती है। तो कोशिश करिए कि डाइट के टाइम पे आप वहाँ पे पहुँच जाए ताकि सबसे पहले आपका नंबर आ जाए और फिर आप जल्दी फ्री हो जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है बहुत प्रॉब्लम भी हो जाती है तो टाइम वैसे उसमें लग जाता है। और ये सारी चीज़ें बहुत स्लो प्रोसेस है, क्योंकि वो एक एक डॉक्यूमेंट, एक एक वर्ड, आपकी सब चीज़ों को बहुत बारीकी से देखते हैं तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है और फिर इतने सारे बच्चे होते हैं, तो इसलिए आप जल्दी जाइए और ताकि आप जल्दी फ्री हो जाए, आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो अब जब सबकी वेरिफिकेशन हो जाएगी, मतलब कि तीनों राउंड जब कंप्लीट हो जाएंगे और इंस्टीट्यूट को उनके 150 या फिर सेलेक्टेड स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको आपने जिस फाइनल इंस्टीट्यूट में अपना एडमिशन लिया है, जिस इंस्टीट्यूट में फाइनली अपनी सीट पक्की की है कि हाँ मुझे इसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है, आपको उस इंस्टीट्यूट में दोबारा से जाना है विथ योर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अगेन। अब किस लिए भैया, अब वो लोग आपके डॉक्यूमेंट्स को आपके लिए ले लेंगे और उन्हें सबमिट कर लेंगे अपने पास, ठीक है। तो उस दिन वो आपके डॉक्यूमेंट्स को ले लेते हैं और उन्हें एक अच्छे पेपर बैग में सिक्योर करके आपके सामने सील करके रख देते हैं, आपके साइन कर देते हैं, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट के साइन हो जाते हैं, आपका नेम, फादर्स नेम, एप्लीकेशन नंबर, फोटोग्राफ, सब कुछ उस एनवलप पे लगा देते हैं। देन वो लोग आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को 1 साल के लिए अपने पास रख लेते हैं। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि आपको फिर वो डॉक्यूमेंट्स कब मिलते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो आपके मन में आएगा वो होगा कि यार मैं तो दूसरे कोर्स में एडमिशन लेना चाहती हूँ, तो फिर मैं डॉक्यूमेंट्स कैसे लूँगी, मुझे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्या मुझे एडमिशन कैंसिल कराना पड़ेगा अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए।
तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस टॉपिक के ऊपर भी मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उसे जाके ज़रूर देखिए। इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ गाइस, क्योंकि छोटी छोटी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं। मैं चाहूँ तो सभी क्वेश्चंस को पकड़ के एक ही वीडियो में कंप्लीट कर सकती हूँ, बट नहीं, मैंने सभी छोटे छोटे डाउट, छोटे छोटे क्वेश्चंस, टॉपिक्स के ऊपर डिटेल्ड भाषण, डिस्कशन किया है आप लोगों के साथ अपने इस चैनल पे। तो वो आप लोगों के लिए ही है, तो उसे भी जाके देखिए, अपना प्यार दीजिए और सपोर्ट दीजिए उसको भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। इफ़ यस, प्लीज़ मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरीके की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग पा सकें। प्लस बेल आइकन हिट कर ले ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू गाइज़।